तो मित्रों, महाराष्ट्र की कल की घटना ने पूरे समीकरणों को बदल कर रख दिया है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इस घटना के बाद देश में और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा और बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर। तो ये है हमारा मुद्दा। लेकिन मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले साथियों, एक निवेदन ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही निवेदन है। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम आगे भी बढ़ते हैं, आपको अच्छी से अच्छी खबरें देंगे। एक बार आप मेरा सपोर्ट बेस बढ़ा दीजिए, मैं आपको लाजवाब ग्राउंड से खबरें दूंगा। अभी इतनी स्थिति नहीं बन पा रही है कि आपको ग्राउंड से खबरें दूँ। तो साथियों, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि पूरी घटनाक्रम का निचोड़ मैं आपको वहाँ बताऊँगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि इस घटना का क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में। साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम एकदम से बदल गया है और पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को कितने % वोट मिलेगा और कितनी सीटें मिलेंगी। और बीजेपी, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो मैंने बताया था कि देश में 4 ऐसे राज्य हो सकते हैं जिन पर कहा जा रहा है कि वहाँ बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। एक बंगाल, एक बिहार, एक झारखंड और एक महाराष्ट्र। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, वेस्ट बंगाल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जितनी सीटें जीती थी, 18 सीटें जीती थी, 14 सीटों पर उसका वोट परसेंटेज 50 से ज़्यादा था, या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कंबाइंड वोट से ज़्यादा था। तो 14 सीटें तो वो जीतने की स्थिति में आज भी है, अगर उसने माहौल बना लिया जैसा कि उसने माहौल बना लिया है, लगभग 2019 जैसा। अब महाराष्ट्र की बात करें, जो एक बड़ी स्टेट थी, महाराष्ट्र में बीजेपी को चिंता थी, क्योंकि महाराष्ट्र में अंक गणित पूरा नहीं हो रहा था। तो अंक गणित में वो पिछड़ रही थी। जो 3 दलों का, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो कॉम्बिनेशन था, वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भारी पड़ रहा था। इसलिए वहाँ ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है 20 से 25 सीटें लूज़ कर सकती है, और 20 से 25 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। पहले ये कहा जा रहा था, पहले एक जो आंकलन था, जो एक साथी का आंकलन है और जिससे मैं थोड़ा एग्री भी करता हूँ, कि लोकसभा में बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो 44% रहने वाला था और एमवीए का 41%। लेकिन विधानसभा में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 35 और एमवीए का, यानी महाविकास आघाड़ी का 40। तो विधानसभा तो बिल्कुल जीतने की स्थिति में थी, जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना का जो कॉम्बिनेशन था, वो जीतने की स्थिति में था। और लोकसभा में भी स्थिति ये थी कि 50-50 सीटें आएंगी, बीजेपी की 1-2 ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अब जो हुआ है, जो अजीत पवार ने पलटी मारी है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो पलटी से वोट परसेंटेज किस तरह से बदल गया है। विधानसभा में 10% का अंतर आ गया है, बीजेपी 10% आगे हो गई है एमवीए से, और लोकसभा में 20% आगे हो गई है लगभग। तो 20% तो बहुत बड़ा मार्जिन है, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी का क्लीन स्वीप हो सकता है, पिछली बार की तरह लगभग क्लीन स्वीप। पिछली बार तो कुछ सीटें थी, इस बार तो वो भी नहीं रहेगी। एनसीपी का आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्यों है। एनसीपी में अजीत पवार जो हैं, वो शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं, उनके भतीजे हैं। शरद पवार का अपना कोई बेटा नहीं है, तो वो अजीत पवार को हमेशा आगे लेकर चलते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी बेटी को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया, और एक तरह से अपनी जो उनको अपनी वसीयत देनी थी, अपनी वारिस डिक्लेयर करना था, वो उन्होंने अपनी बेटी को डिक्लेयर कर दिया। इस वजह से अजीत पवार जो हैं वो गुस्सा खा गए और बीजेपी में आ गए। ये माना जाता है कि एनसीपी की जितनी भी स्ट्रेंथ थी, वो 50% स्ट्रेंथ अजीत पवार की वजह से थी। अजीत पवार का संगठन पर अच्छा कंट्रोल है, और वो अपने क्षेत्र में, जो मराठा क्षेत्र है शरद पवार का, अजीत पवार का, उसमें अच्छी पकड़ रखते हैं। लगभग 50% जो उनका वोट शेयर था एनसीपी का, वो अजीत पवार की वजह से था। अजीत पवार का उस पर कंट्रोल था, और शरद पवार को कभी ये चिंता भी नहीं थी कि मेरा भतीजा इस तरह से करेगा, तो वो भी उनको प्रमोट करते थे, वो भी उनके लिए मेहनत, उनको आगे प्रमोट करते थे, और अजीत पवार भी मेहनत करते थे। तो अजीत पवार के आने से एनसीपी का आधा वोट शिफ्ट कर गया है, उसी से फ़र्क पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब लगभग 48 सीटें, तो बीजेपी ने जो 3 बड़े राज्य थे उनको टैकल कर लिया है लगभग।
जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता था, जिनमें 2 में तो श्योरिटी है लगभग। वेस्ट बंगाल में कुछ खास नहीं होने वाला है, जो सीटें हैं अभी एक सर्वे भी आया था जिसमें बताया गया कि बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं और तृणमूल कांग्रेस भी वहीं खड़ी थी 20 से 22 सीटों पर। तो ये पिछली बार जैसा ही आंकड़ा है। महाराष्ट्र में जहाँ सबसे ज़्यादा चिंता थी और कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र जो है वो चेंज ला सकता है काफ़ी बड़ा और अपोजिशन यूनिटी का एक बड़ा गढ़ हो सकता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चोट लग गई। शरद पवार जो समझ रहे थे कि उनके वो भी एक पॉसिबल कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप हो सकते हैं अगर अपोजिशन को मौका मिलता है, क्योंकि सबसे सीनियर हैं, सबसे समझदार हैं, वो चांस तो बिल्कुल गया ही गया। तो मित्रों, महाराष्ट्र की घटना ने ना केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बदला है, पूरे विपक्ष की राजनीति को भी बदल दिया है। पहला तो इसका इम्पैक्ट ऐसा है कि ये एकदम से डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है इसका। पूरा विपक्ष जो है वो डिमोरलाइज हो जाएगा, क्योंकि जिस एक स्टेट से विपक्ष को सीटें मिलने की उम्मीद थी और वो कह रहे थे कि हम पूरा समीकरण बदल देंगे, या उनकी ऐसी उम्मीद थी, वो महाराष्ट्र थी। और महाराष्ट्र में ही ये गेम हो गया है। अब महाराष्ट्र से सीटें आनी नहीं हैं, तो सीटें आएंगी कहाँ से? तो पूरा नॉर्थ का जो बेल्ट है, इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया, वो एक तरह से विपक्ष के हाथ से निकल गया है। कहीं से थोड़ी सी उम्मीद है तो वेस्ट बंगाल की कुछ सीटें, आधी सीटें लगा लीजिए, बिहार में आधी सीटें लगा लीजिए, और पंजाब की सीटें। इसके अलावा जो है, जब हवा चलेगी मोदी की, तो वो फिर पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में चलेगी और वो इतनी सीटें अवश्य जीत लेंगे कि वो अपने बूते पर सरकार बना सकें। तो महाराष्ट्र का इम्पैक्ट ने पूरी राजनीति को एकदम से बदल दिया है और पूरा का पूरा जो समीकरण है, विपक्ष के हों या पक्ष के हों, वो बदल गए हैं। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि कहाँ 20 से 25 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी महाराष्ट्र में अपोजिशन, वहाँ वो नंबर लगभग 0 पर आ गया, लगभग 0 पर। 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। तो आप समझिए, तो सीटें आएंगी कहाँ से? इतना बड़ा खाका नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसका ऐसा इम्पैक्ट होगा कि मोमेंटम जो है, जो 3 स्टेट जिन पर कांग्रेस, 4 स्टेट सोच रही है कि हम कुछ कर लेते, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन पर भी इसका असर होगा। यूसीसी का भी असर होगा और इस मोमेंटम का भी असर हो सकता है। तो मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल, जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिख रहा है कि बिल्कुल बीच में खड़ी है, 1-2% का ही मार्जिन है। तो इस मोमेंटम और यूसीसी की वजह से अगर 4-5% पलटा खा जाता है वोट एनडीए की तरफ, 3% भी खा जाता है, तो फिर समीकरण बदल जाते हैं और फिर जो है वो डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस हारती है तो साथियों, इस घटना ने पूरी राजनीति को पलट दिया है और 2024 के लिए बीजेपी को औरों से, कांग्रेस से और विपक्ष से खासा आगे कर दिया है। क्योंकि पहले भी वो आगे थी, कितना कहें जो अपोजिशन वाले कि हम टक्कर दे देंगे 400 सीट। अकेले लड़ने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में कोई मतलब नहीं है, बिहार में कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। 1 to 1 फाइट तो सब जगह है ही, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, और उसमें बीजेपी पिछली बार जीती थी। तो इस बार भी अगर आप 1 to 1 कैंडिडेट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो एक इंप्रेशन देने के लिए, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, लेकिन अंतर कुछ नहीं है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ज़्यादा 400 कह रहे हैं कि हम 400 सीटों पर 1 to 1 कैंडिडेट देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अगर आप 1 to 1 कैंडिडेट मान लीजिए दिल्ली में देंगे, पहली बात तो दिल्ली में होगा नहीं क्योंकि केजरीवाल तो उससे बाहर है। मान लीजिए राजस्थान में देंगे तो राजस्थान में दूसरा प्लेयर था कौन? तीसरा प्लेयर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। मध्य प्रदेश में देंगे तो था कौन? बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। छत्तीसगढ़ में देंगे तो था कौन? झारखंड में देंगे तो था कौन? समझ रहे हैं ना? महाराष्ट्र में 1 to 1 की स्थिति है, 2 ही पाले हैं, तो पिछली बार भी 1 to 1 था, इस बार भी 1 to 1 है। दिल्ली में भी पुरानी वाली परिस्थिति में चुनाव होगा, उत्तराखंड में भी होगा। यूपी में कौन 1 to 1? बीएसपी मना कर चुकी है, हम एसपी के साथ नहीं लड़ेंगे, और अखिलेश कह चुके हैं सब सीटों पर लड़ूंगा, कांग्रेस को कोई सीट नहीं दूंगा। तो क्या समीकरण बनेगा? तो साथियों, ये बहुत बुरी स्थिति हो गई है। ये जोर का झटका जो है वो बीजेपी ने लगा दिया है धीरे से पूरी विपक्षी एकता को, और विपक्षी एकता के छिन भिन होने का अंदेशा है। अगली मीटिंग में वो अपना मॉरल इकट्ठा कर सकें, अपना मॉरल को अप कर सकें, यही बहुत है उनके लिए। जो मीटिंग पहले शिमला में होनी थी, अब बताया जा रहा है बेंगलोर में होने वाली है, कर्नाटक में, तो उसमें अपोजिशन का मॉरल ही ऊपर आ जाए कि हम फाइट में हैं भी कि नहीं, यही बहुत है। तो साथियों, पूरा समीकरण बदल गया है महाराष्ट्र की इस घटना ने। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि शरद पवार की चूल्हें हिला दी हैं मोदी ने, जिसने भी हिलाई हैं, जिसने भी ये काम किया है, मोदी, अमित शाह, फडणवीस की तिकड़ी ने चूल्हें हिला दी हैं शरद पवार की, और अपोजिशन को तो तहस नहस कर दिया है, हाहाकार मचा दिया अपोजिशन ने। नमस्कार साथियों,
ये था मेरा आज का विश्लेषण। एक बार फिर निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और पत्रम पुष्पम जिसको कहा जाता है, कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नमस्कार।